मैजिकल मक्खन एंड जेंटमैन। केशवपुर नाम के गांव में भीम कृष्णा नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बिना कोई काम करे नालायक बनकर फिरते रहते थे। उतना ही नहीं, रास्ते पे आते जाते लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन कश्यप नाम का लड़का रोड पर जा रहा था कि उसे देखकर भीम, क्यों रे कश्यप, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे आंखों के सामने से गुजर रहा है तो कम से कम नमस्ते नहीं करोगे क्या? तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है। मुझे नहीं, तुम्हें चर्बी चढ़ा है। भैंस के जैसे हो। तुम्हारे माता पिता मेहनत करके कमाए पैसे घर में बैठकर खा रहे हो, इस वजह से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, और एक बार मुझे रोककर नमस्ते बोलने को कहा तो दो कीच के दूंगा, कहकर चला गया। कृष्णा से भीम, रे ये बच्चे इतने छोटे उम्र में ही हमें वार्निंग दे रहे हैं, तो अगर ये बड़े हो गए तो क्या क्या करेंगे? क्या करेगा? एक लठ लेकर हमें भगा भगा कर मारेगा। छी, क्या समाज है यार। हम इतने बड़े हुए हैं फिर भी हमारा कोई इज्जत ही नहीं करता है। हरदम तुम्हारे और मेरे पिता को ही नमस्ते करते हैं। ये सब हमें नमस्ते करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रे, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि सब लोग हमें आदर करते हुए नमस्ते करने के लिए हमें जंगल जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा क्या? तो चल अभी हम जंगल जाते हैं। कहकर दोनों जंगल की ओर चलने लगे। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। उसे देखकर भीम, अरे मुझे एक आइडिया आया है रे। हमें तपस्या करने में बहुत दिन लगेंगे ना। अगर उस स्वामी को डिस्टर्ब किए तो तुरंत वही हमें वर दे देंगे। क्या कहते हो? बाप रे, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यूं कहकर वो भाग गया। स्वामी जी के पास बैठकर भीम, जाओ रे जाओ, डरपोक कहीं के। मेरा पावर क्या है तुम्हें और स्वामी जी को दिखाऊंगा। हे भगवान, मैं बहुत मशहूर बनना चाहता हूँ। ओम भीम बुश। यूं तपस्या करने लगा। ऐसे बहुत देर से पुकारने के कारण गुस्से से स्वामी जी, रे मूर्ख, ऐसे क्यों पुकार रहे हो? मुझे शांति से तपस्या भी करने नहीं दोगे क्या? देखिए स्वामी जी, मुझे ऐसे ही तपस्या करनी आती है। अगर जरूरत पड़े तो आपके कानों में भी जोर जोर से पुकारूंगा, सोच लीजिए। रे, तुम्हारी कुटिल नीति मुझे पता है रे मूर्ख। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। सब लोग मुझे आदर करना चाहिए। मुझे बहुत फेमस बनना है। मैं एक जेंटमैन बनूंगा, तब सब लोग मुझे नमस्ते करेंगे। देखो, तुम अच्छे से काम करते हुए सभी से अच्छा बर्ताव करोगे तो वही तुम्हारा आदर करेंगे, बस उतना ही। मगर बड़ा होने से कोई तुम्हारा मर्यादा नहीं देगा। क्यों स्वामी जी, किसकने के लिए ऐसे बातें कह रहे हो? मुझे जेंटमैन बनाओ, नहीं तो तुम्हारे कान में पुकारते ही रहूंगा। ठीक है, तुम्हारा कर्म। मैं जितना भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम समझ नहीं रहे हो। ओम भीम फट। बस भीम झट से एक जायंट मैन में बदल गया। भीम गांव में आ रहा था और सब लोग उसे देखकर डर के मारे भागने लगे। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? आइए, बाहर आइए, मेरे पास आकर मुझे नमस्कार करो। ऐसे भीम सभी को डरा रहा था। तभी ये बात पता चल के भीम के पिता देशमुख उसके पास आकर, हे गधे कहीं के, ऐसे गॉडजिला के जैसे बदल गए हो? क्या बकवास काम किया है तूने? पूरा गांव डर रहा है। अच्छे से साधारण रूप में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें पत्थर मार मार कर मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं लोग। तभी कृष्णा वहां आकर, रे, तुम्हारे पिता सच कह रहे रे। ये लोग पुलिस वालों को बुलाने के सोच रहे हैं। अगर वो आ गए तब बड़े बड़े विमान में मिलिट्री आकर तुम पे बॉम्ब डालकर मार देंगे, सोच लो। बाप रे, तो मैं क्या करूँ रे? वो स्वामी जी ने मुझे समझाने के लिए बहुत कोशिश की, फिर भी मैंने नहीं सुना और मुझे ऐसे बनाने की जिद बहुत की है मैंने। अगर मैं वापस उनके पास गया तो वो क्या सोचेंगे? मगर मुझे तो जाना पड़ेगा ना, तुम्हारा पिता जो हूँ। चलो उनके पास जाते हैं। कहकर वो लोग स्वामी जी के पास गए और अपनी समस्याओं के बारे में बताए। तुम्हारे बेटे को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं सुना। अब इसे मामूली रूप में लाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। गांव के लोग सारे मिलकर प्यार से इसके लिए मक्खन बनाकर खिलाना होगा और तभी ये साधारण रूप में आएगा। स्वामी जी, ये बहुत मुश्किल है। मेरे गांव वाले हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और वो मुझे मक्खन क्यों खिलाएंगे?
देखो भीम, तुम जैसे सोच रहे हो लोग उतने बुरे नहीं है। अगर सच में कोई समस्या आए तो वो लोग तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। एक बार उनसे पूछ के तो देख लो। अब भीम गांव वालों के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताया। गांव का प्रेसिडेंट जिग्नेश, देखो भीम, हमारे देशमुख का बेटा यानी हमारे बेटे जैसा है। तुम्हें समस्या आए तो हमें आए जैसा ही है। तुम फिक्र मत करो, हम सब जरूर मक्खन भिजाएंगे। उस दिन से गांव वाले सब मक्खन लाकर भीम को देने लगे। उतना ही नहीं, बच्चे आकर भीम से खेलने लगे। भीम हर दिन मक्खन खाते हुए धीरे धीरे गट्टे अपने मामूली रूप में आ गया। गांव वालों से भीम, आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपके वजह से ही मैं मामूली आदमी बन गया। अब से मैं आपको बिना परेशान करे अच्छे से रहूंगा। वो सुनकर गांव वाले तालियां मारने लगे। मैजिकल डायमंड शुगरकेन मशीन। विनायकपुर में विमला विनोद नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे थे। वो दोनों गन्ने का जूस का ठेला चलाकर खुशी से जीते थे। एक दिन उनके घर उनका दूर का रिश्तेदार मुन्ना आया। क्यों विनोद, कैसे हो? क्यों माँ विमला, कैसे हो? अच्छे हो ना? सब ठीक है ना? वैसे तुम लोग गांव को आते ही नहीं। मुझे एक छोटा सा काम था, इसीलिए ये शहर आया। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो थोड़े दिन तुम्हारे घर में रहकर वो काम निपटा कर जाऊंगा। क्या कहते हो? अरे वो क्या बड़ी बात है, हम सब एक ही गांव के हैं ना। उतनी सहायता तो जरूर करेंगे। आपका काम पूरा होने तक हमारे घर में ही रह सकते हैं। इस शहर में होटल में रहना हो तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए आप यहीं रहिए, कुछ परवाह नहीं। और तब से मुन्ना उन्हीं के घर में रहकर खाते पीते गांव में फिरने लगा। और बहुत महीने बीत गए, फिर भी वो घर से निकल नहीं रहा था। एक बार विमला को शक हुआ और अपने पति विनोद से, ओ जी, मुन्ना अपने घर को आए 5 महीने हो रहे हैं, अब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ क्या? एक बार पूछिए तो सही। इतने दिन अगर हमारे घर में रहा तो हमें भी बहुत मुश्किल होगा ना। ये बात उसे समझ में आनी चाहिए। हाँ विमला, मैं उस दिन ना बोल सका और उसे रहने दिया, मगर ये इतने महीने हमारे पास ही रहेगा, मैंने ये नहीं सोच पाया। मुझे शक है कि उसे कोई काम नहीं है, सिर्फ गांव में फिरते रहना और यहाँ खाकर सो जाना, वही उसका काम है शायद। ओ जी, आजकल ये ऑर्डर भी दे रहा है, रविवार को चिकन पकाइए, नॉनवेज के बिना मैं नहीं खा सकता। आजकल आप सब्जियां बकवास बना रहे हो। यूँ मेरे बनाए सब्जियों में भी कमियां ढूंढ रहा है जी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही कुछ उपाय सोचकर इसे घर से भगाओ। अच्छे से सोचकर विनोद, हाँ एक काम करेंगे विमला, वो घर आते समय मैं तुम्हें खूब पीटूंगा, तुम भी बहुत रोना। उसे देखकर वो पति पत्नी बहुत मारपीट कर रहे सोचकर चले जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है जी। आप एक्टिंग अच्छी तरह से कीजिए, मैं भी बहुत अच्छी एक्टर हूँ। शाम को मुन्ना घर आते समय पति पत्नी दोनों खूब मारपीट करने लगे। उसे देखकर मुन्ना, अरे रे, पति पत्नी बहुत लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में मैं क्या करूं? सोचकर अपना बोरी बिस्तर बांधकर वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही विमला विनोद दोनों उछलकर नाचने लगे। अपना आइडिया सक्सेस हुआ। मैं तुम्हें मारे जैसा एक्टिंग अच्छी तरह से की है ना? मैं भी आपके हाथों बहुत पीटे जैसे अच्छी तरह से एक्टिंग की है ना? दोनों बात कह रहे थे, फिर से अपने लगेज के साथ लौट आकर मुन्ना, मैंने भी घर छोड़े जैसा बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है ना, कहकर फिर से अंदर आ गया। उसे देखकर विमला विनोद दंग रह गए। उस रात विमला विनोद दोनों बहुत सोचकर मुन्ना से, विनोद, मुन्ना हम दोनों थोड़े दिन के लिए अपने गांव जाने की सोच रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओगे क्या? वैसे तुम अकेले यहाँ क्या करोगे? मुझे कुछ फिक्र नहीं है। आप क्या वही रहने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना? 2 दिन में आ जाओगे। आपके शुगरकेन बिजनेस को भी संभालना है ना, इसीलिए आप गांव जाकर आइए, मैं यही इंतजार करूंगा। कहते ही बेबस होकर दोनों गांव गए। और वो दोनों गांव से लौटकर आते ही उन्होंने देखा कि घर का रंग बदल गया। उनका गन्ने का जूस का रेडी मुन्ना चला रहा था। उसे देखकर आश्चर्य होकर विनोद, ये क्या मुन्ना, हमारे घर के रंग को क्यों बदले हो? हमारी रेडी को तुम क्यों चला रहे हो? क्यों रे, ये घर, गन्ने की जूस की थैली तुम्हारी है कह रहे हो? तुम दोनों ने गांव जाने के लिए पैसे नहीं है कहकर, कुछ जरूरत है कहकर ये घर और ये ठेली
मुझे बेचकर चले गए हो ना? ये देखो तुम्हारे दस्तखत किए हुए पेपर्स। विनोद विमला दंग रह गए उन दस्तावेजों में अपने नाम देखकर। विमला, ये क्या मुन्ना, तुमने वो दस्तखत हमें कुछ लोन दिलवाने के लिए लिए है ना? अब घर और तेली बेचने के लिए कह रहे हो? आपने उस दिन इसे पढ़ा नहीं क्या? ओहो, आप लोग अनपढ़ हो ना? ओके ओके, अब तुरंत यहाँ से निकलो। कहते ही अब बेबस होकर विमला और विनोद दोनों रोड पर आ गए। ये क्या जी, इतना धोखा? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे जी, वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। सॉरी विमला, सबूत सारे उसके तरफ ही हैं। हम कुछ भी करें हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमें फिर से जिंदगी को शुरू करना पड़ेगा। अयो, अब कैसा जी? हमारे पास गन्ने की जूस निकालने का मशीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, ये लीजिए, एक गहने लेकर इसे गिरवी रखकर पुराना मशीन तो भी खरीदेंगे, से ही फिर अपना जिंदगी शुरू करेंगे। विनोद ठीक है कहकर सोने को लेकर पुराना मशीन के लिए ढूंढने लगा। फिरते फिरते उसे एक पुराना शुगर केन मशीन मिला। वो उसे घर ले आया। उसे देखकर विमला, ये क्या जी, ये मशीन तो बहुत पुराना दिख रहा है, इससे हम जूस निकाल पाएंगे कि नहीं? क्या करूं? हमारे पास जितने पैसे थे उससे सिर्फ यही मशीन मिलेगा। वो गन्ना लेकर आओ, देखते हैं। कहकर थोड़े गन्ने मशीन के अंदर लगाकर निचोड़ते ही उसमें से डायमंड गिरने लगे। उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर विमला, ओ जी, इसमें से शीशे के टुकड़े गिर रहे हैं जी, इसमें कोई शीशा फंस गया है शायद। पगली कहीं की, ये शीशे के टुकड़े नहीं है, ये हीरे हैं। ये कोई मैजिकल डायमंड शुगर केन मशीन जैसे लग रहा है, इससे हमारी किस्मत चमक गई है। कहकर रात भर जगकर गन्नों को उस मशीन में डालकर निचोड़ते रहा और उनका घर हीरों के ढेर से भर गया। उसकी मदद से विमला विनोद दोनों शहर में एक बड़ा सा डायमंड का व्यापार शुरू किए, धनवान बन गए। एक दिन एक बड़े से कार में सीधे मुन्ना के ठेली के पास आकर रुके। उन्हें देखकर मुन्ना आश्चर्य में पड़ गया। क्यों रे विनोद, ये कार, तुम्हारे कपड़े देखे तो लग रहा है कि बहुत बड़े आदमी बन गए हो। विनोद पुलिस को बुलाकर मुन्ना को अरेस्ट करवाया। बेचारे हो सोचकर घर में आश्रय देकर खाना खिलाया तो हमें ही रोड पर लाओगे। तुम्हारे जैसे रहे तो हमारे जैसे और परिवार को तकलीफ पहुंचाओगे, इसीलिए तुम्हें जेल भेजने के लिए पूरा इंतजाम किया है मैंने। कहकर उसे अरेस्ट करवाए। विमला विनोद दोनों खुशी से मैजिकल डायमंड शुगर केन मशीन से डायमंड्स को निचोड़कर उनसे व्यापार करते हुए आए पैसों से अच्छे काम करते रहे और खुशी से जीने लगे।